नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीकेमर। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए एक और नए प्रैक्टिस सेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, प्रश्न आपकी आने वाली जो यूपी टेट एग्जाम होगी उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर बनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट पर, जो कि होगा बाल विकास का। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों के पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी विद डी के टेलीग्राम ग्रुप साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको अनेक प्रकार का स्टडी मटेरियल जो है वो एकदम फ्री मिलता है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदी गामक अवस्था की मुख्य उपलब्धि है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतीकात्मक विचार संरक्षण की समझ, वस्तु स्थायित्व या परिकल्पनात्मक तर्क। तो यहाँ पर देखिए, संवेदी गामक अवस्था। अब यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था जो होती है, इसको आप जानते हैं कि ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। और यहाँ पर इसकी मुख्य उपलब्धि जो होती है वो होती है वस्तु स्थायित्व का विकास इस अवस्था में बच्चे के अंदर होता है। साथ ही साथ बच्चा जो है ये समझने लगता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती है जब उन्हें देखा, सुना या छुआ नहीं जा सकता, तब भी वस्तुएं वहां पर मौजूद रहती है। तो ये जो वस्तु स्थायित्व है ये बच्चे को संवेदी गामक अवस्था की मुख्य उपलब्धि में आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर बनेगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो वैसे तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पर सभी अवस्थाओं में, यानी कि बाल्यावस्था में भी अपने दोस्तों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं, पर यहाँ पर बात हो रही है समवयस्क। वयस्क समूह कब बनता है? तो वयस्क समूह बनता है बच्चे जब किशोर अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार प्रश्न को थोड़ा हमें समझ करके चलना है। तो यहाँ पर शेष अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था। तो यहाँ पर किशोर अवस्था जो होगी वो अवस्था जहाँ पर बच्चे अपने समवयस्क समूह जो हैं वो उनके सक्रिय सदस्य बनते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन की अवधारणा जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? अब यहाँ पर अधिगम की हमें जो पुनर्बलन प्रक्रिया है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत है, जिससे अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन। तो इसमें जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, जिसे हम यहाँ पर प्रस्तुत किया था बी.एफ. स्किनर ने। जी हाँ, बी.एफ. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, और इन्होंने जब बताया था इस सिद्धांत के अंदर कि व्यवहार की जो आवृत्ति उसको बढ़ाने या घटाने के लिए हम पुनर्बलन या फिर दंड का उपयोग जो है कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। बच्चों के भाषाई विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो केवल विद्यालय, केवल वंशानुक्रम, केवल परिवार, और परिवार और विद्यालय दोनों का संयुक्त प्रभाव। तो देखिए, बच्चों के हम भाषा विकास की बात कर रहे हैं, और बच्चे का जो भाषा विकास होता है ये कहाँ पर होता है? तो घर पर भी होता है, साथ में विद्यालय में भी होता है, क्योंकि दोनों का मिला जुला संयुक्त प्रभाव जो है वो बच्चे के भाषा विकास पर पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चे को विद्यालय में भी अनेक प्रकार के अवसर होते हैं जहाँ पर अंतःक्रिया करके वो अपने भाषाई विकास को जो है विकसित करता है। तो ऑप्शन डी को चुनेंगे, यहाँ पर विद्यालय परिवार दोनों का संयुक्त प्रभाव। एक शिक्षक को ज्ञान निर्माण के लिए क्या अपनाना चाहिए? अब यहाँ पर हमारे पास है केवल व्याख्यान, छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाया जाए, या फिर अन्वेषण आधारित उपागम, या फिर रटंत अधिगम। तो इन सभी में देखें तो अन्वेषण आधारित उपागम जो हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण बनेंगे, क्योंकि अन्वेषण आधारित उपागम जो होते हैं ये एक रचनावादी शिक्षा शास्त्र का एक मूल सिद्धांत है, जहाँ पर छात्र प्रश्न पूछने, जांचने, अनुभव और स्वयं के जो ज्ञान का निर्माण है उसको करने के लिए बच्चों को इसमें प्रोत्साहित किया जाता है। आगे देखिए, अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को कक्षा में कौन सा वातावरण जो है वो बनाना चाहिए? तो हम अधिगम को सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए हमारा कक्षा वातावरण कैसा होना चाहिए?
भय और चिंताओं से भरा हुआ वातावरण, तो ये तो सरासर गलत है, ऐसा वातावरण नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा और रैंकिंग रैंकिंग पर केंद्रित, तो ये भी गलत है। सुरक्षा, स्वतंत्रता और स्वीकार्यता का वातावरण, या फिर सख्त नियम और निष्क्रिय श्रवण का वातावरण, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों को सुरक्षा, स्वतंत्रता और स्वीकार्यता का वातावरण वहां पर होना चाहिए। विकल्प सी इसमें हमारा उत्तर होगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास का क्या अर्थ है? अब बच्चों के सर्वांगीण विकास का क्या अर्थ होगा? केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक और बौद्धिक विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास का समग्र रूप, केवल परीक्षा में उच्च अंक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए का अर्थ यहाँ पर बनता है कि बच्चों का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास, समग्र रूप से बच्चे का जब विकास होता है तो वही बच्चे का सर्वांगीण विकास जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के सामूहिक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर बुद्धि के सामूहिक कारक के प्रतिपादक के रूप में गिलफर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन या केटल, तो इनमें से जो थर्स्टन थे, इन्होंने बुद्धि का सामूहिक कारक का सिद्धांत यहाँ पर दिया था, जैसे प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और इन्होंने 7 अलग अलग प्रकार की और स्वतंत्र मानसिक क्षमताओं की पहचान भी की थी। बच्चे अपने वातावरण या पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, यह कथन के सिद्धांत के अनुकूल है। तो अभी हमने इसमें बात की थी, एक प्रश्न पहले भी था इससे संबंधित, जहां पर शास्त्रीय अनुबंध, व्यवहारवाद, रचनावाद या मनोविश्लेषणवाद, तो यहाँ पर उत्तर बनता है रचनावाद। रचनावाद जो होता है जहां पर बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं और ये सिद्धांत के अनुकूल है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को, जब समावेशी कक्षा की बात आती है तो सभी बच्चों पर आपको ध्यान देना है, हर बच्चा उसमें शामिल होना चाहिए, कहने का मतलब ये होता है। केवल मंद बुद्धि, तो केवल शब्द जहां पर आया हमारा उत्तर सीधा कट हो जाएगा, वो नहीं बनेगा। प्रत्येक बच्चे के लिए सीखने के विभिन्न अवसर प्रदान करना, यहाँ प्रत्येक मतलब कि सभी बच्चों को इसमें शामिल कर रहे हैं, हर बच्चे पर इसमें ध्यान देना। केवल मेधावी, तो गलत हो गया ये भी। छात्रों के बीच सख्त प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये भी यहाँ पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ही काफी नहीं होता है। समावेशी कक्षा हर बच्चे के लिए, प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए अवसर प्रदान करे, ऐसी हमारी कक्षा होना चाहिए। विकल्प बी इसमें उत्तर होगा। विकास किस अवस्था को गेंग एज, अब गेंग एज का मतलब यहाँ पर टोली की अवस्था, जहां बच्चे टोली बनाकर रहना पसंद करते हैं। शेषोवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था, तो उत्तर बाल्यावस्था जो होती है लगभग 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है, यहाँ पर बच्चे जो हैं ये अपने हम उम्र ग्रुप या समूह के साथ में मजबूत संबंध बनाना इसमें शुरू करते हैं। तो इस अवस्था को जो है यहाँ पर गेंग एज कहा जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए आकलन का एक प्रमुख घटक यहाँ पर रहेगा? सत्र के अंत में परीक्षा लेना, ग्रेड या अंक देना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, या छात्रों को पास या फेल घोषित करना। तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि आकलन के एक प्रमुख घटक के रूप में हम यहाँ पर जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके दौरान जो रचनात्मक प्रतिक्रिया है, फीडबैक हैं, उनको प्रदान करना इसमें हमारा उत्तर रहेगा। ऑप्शन सी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इड का प्रमुख कार्य क्या होता है? इद, इदम आपने सुना होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। तो यहाँ पर बात की जाए सिगमंड फ्राइड के अनुसार, ये सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है, तो इनके अनुसार यहाँ पर इद का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? सुख सिद्धांत पर कार्य करना, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ये हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो हमारा ईद होता है ये व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा होता है जो पूरी तरह सुख सिद्धांत पर कार्य करता है और ये तत्काल संतुष्टि चाहता है, चाहे परिणाम जो है वो कुछ भी हो। तो सी विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे कर सकता है?
तो जब केवल पाठ्यपुस्तक के उत्तर दोहराने के लिए कहकर, उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर विचार विमर्श और खोज के अवसर देकर, समस्याओं को हल करने के लिए कठोर नियम बनाकर या फिर सभी समस्याओं को हल करके, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उन्हें विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श और खोज के जब हम बच्चों को अवसर देंगे, तो बच्चे प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बन जाएंगे। आगे देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्क और अधिक जानकार साथियों के साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से क्या सीखते हैं। तो यहाँ पर परिपक्वता, आत्मसातीकरण, संज्ञानात्मक कौशल और संस्कृति उपकरण, शास्त्रीय अनुबंधन। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने वयस्क और अधिक जानकार साथियों के साथ में अंतःक्रिया करके अपने संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन सी यहाँ पर सीखते हैं। चलिए, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं, उनको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को यहाँ पर क्या करना चाहिए। सभी छात्रों के लिए एक समान कठोर पाठ्यक्रम लागू करें, या फिर शिक्षण के मानकीकृत जो तरीके हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें। शिक्षण की विभिन्न विधियों का और अनुकूलन का उपयोग करना, सीखने की भिन्नताओं की अनदेखी करना। तो देखिए, हम बच्चों के बीच में व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उनको संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए हर बच्चे के लिए अलग अलग विधि काम कर सकती है। तो विभिन्न जो शिक्षण विधियां हैं उनको और अनुकूलन का उपयोग इसमें करना, विकल्प सी हमारा उत्तर है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार सीखते हैं क्या कहलाते हैं। तो वो प्रक्रिया जिसमें बच्चे सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार सीखते हैं क्या कहलाती है। परिपक्वता, समावेशन, समाजीकरण और अनुकूलन। तो यहाँ पर समाजीकरण जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर बनेगा। और समाजीकरण जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मानदंड, मूल्य, विश्वास और सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार जो होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर सीखता है। अल्बर्ट बेंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या फिर नैतिक विकास सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। तो देखिए, अल्बर्ट बेंडूरा जो है ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो हमारा विकल्प सी है, ये यहाँ पर इसमें बनता है उत्तर। और इन्होंने ये सिद्धांत दिया सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिस सिद्धांत में मुख्य रूप से अवलोकन और अनुकरण जो बताता है सिद्धांत कि अधिगम जो है मुख्य रूप से अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर कौशल का एक उदाहरण नहीं है। यहाँ पर दौड़ना, लिखना, चढ़ना, सोचना। तो सोचना यहाँ पर जो है ये केवल मोटर कौशल होते क्या है, पहले आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा। मतलब जो शारीरिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जैसे हम मोटर कौशल के अंदर दौड़ते हैं, है ना, लिखते हैं, तो ये दौड़ना, लिखना। जबकि सोचना क्या है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, न कि मोटर कौशल के अंदर आता है। तो सोचना है यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त चिंतन की क्षमता का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर अमूर्त चिंतन की क्षमता के उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पर खिलौनों से खेलना, समस्याओं को तर्क और परिकल्पना के आधार पर हल करना, वस्तुओं को वर्गीकृत करना, वस्तुओं को देखकर पहचानना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समस्याओं को तर्क और परिकल्पना के आधार पर हल करना अमूर्त चिंतन क्षमता का एक यहाँ पर उदाहरण होगा। शिक्षकों को कक्षा में बच्चों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखना चाहिए। तो हमारी कक्षा में यदि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो सीखने की प्रक्रिया में ये बाधा है, एक अनावश्यक बुराई है, शिक्षण अधिगम के लिए एक संसाधन है या एक प्रकार की असफलता। तो शिक्षण अधिगम के लिए ये एक यहाँ पर संसाधन है, विकल्प सी इसमें यहाँ पर उत्तर होगा। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में छात्रों के बीच सहानुभूति को कैसे बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अलग करके, केवल सख्त अनुशासन लागू करके, दूसरों के दृष्टिकोण से स्थितियों पर चर्चा, रोल प्ले को प्रोत्साहित करके,
या फिर केवल नियमों का पालन करने पर जोर देगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे दूसरों के दृष्टिकोण से स्थितियों पर चर्चा या रोल प्ले करके प्रोत्साहित करना चाहिए। विकल्प सी इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक पर्यावरणीय कारक यहाँ पर रहेगा? बुद्धिमत्ता, थकान, पोषण या विद्यालय का वातावरण और शिक्षण विधि। तो यहाँ पर विद्यालय का वातावरण और शिक्षण विधि जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, कक्षा में समूह शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समूह शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षक के काम को कम करना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, छात्रों के बीच सहयोग और अंतर्क्रिया और सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना, केवल परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कक्षा में समूह शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यहाँ पर होता है छात्रों के बीच सहयोग और अंतर्क्रिया, सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रतिरूपण या मॉडलिंग का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर बात करें सामाजिक अधिगम सिद्धांत की, जिसमें प्रतिरूपण या मॉडलिंग जो होती है उसका क्या महत्व है? तो हमने सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो था उसमें देखा था कि अनुकरण और व्यवहारों को देख के यहाँ पर सीखा जाता है। तो उस सिद्धांत में मॉडलिंग क्या करेगी? तो शिक्षक द्वारा समस्याओं को हल करना या दूसरों के व्यवहारों का अवलोकन करना, उन्हें अनुकरण करना, केवल पुरस्कार के माध्यम से सीखना, निष्क्रिय रूप से व्याख्या सुनना। तो देखिए, सिद्धांत जो है वो दूसरों के व्यवहार का अवलोकन, अनुकरण पर ही आधारित है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रतिरूपण या मॉडलिंग जो हो गया उसका मतलब यही होता है। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं? तो यहाँ पर हम बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बात करें तो अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, भाषाई बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। तो यहाँ पर जो अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि होगी, व्यक्तित्व बुद्धि यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी, जो कि यहाँ पर अपनी भावनाओं, विचार, इच्छाओं, प्रेरणाओं आदि को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए इसमें हमारा उत्तर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? यहाँ पर परिपक्वता, निष्क्रिय अनुकरण, सामाजिक अंतर्क्रिया और संस्कृति, दंड और पुरस्कार। यहाँ पर सामाजिक अंतर्क्रिया और संस्कृति जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। ऑप्शन सी बनेगा इसमें उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक मुख्य तत्व नहीं है? यहाँ पर है मौलिकता, धारा प्रवाहिता, नम्यता या लचीलापन, स्थायित्व। तो सृजनात्मकता का जो मुख्य तत्व नहीं होगा वो होगा स्थायित्व। ऑप्शन सी यहाँ पर डी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, शिक्षार्थी के द्वारा की गई त्रुटियां एक शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए? तो इन्हें हम क्या माने? कक्षा में उसकी असफलता का संकेत माने, या फिर सीखने की प्रक्रिया के में बाधा माने, या बच्चे को सोच को समझने का एक अवसर, या दंड का कारण? तो यहाँ पर हम कहें शिक्षक के द्वारा जो की गई त्रुटियां हैं वो शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए? तो वो यहाँ पर होना चाहिए बच्चे की सोच को समझने का एक अवसर। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर है। देखिए, त्रुटियां जो होती हैं वो सीखने का एक हमारा हिस्सा होती है और उन त्रुटियों के माध्यम से शिक्षक ये समझ सकते हैं कि छात्र कैसे सोच रहा है, कैसे उसके विचार जो हैं, उसके वैचारिक अंतराल कहाँ पर हैं, ये चीज़ें शिक्षक को इससे पता चलती है। बुद्धि के तरल और ठोस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर हावर्ड गार्डनर है, रेमंड केटल है, जीन पियाजे हैं या जेपी गिलफोर्ड हैं। तो बुद्धि के तरल और ठोस का सिद्धांत जो है वो देने वाले जो थे वो थे रेमंड केटल, जो कि हैं विकल्प बी के रूप में। तो रेमंड केटल जो थे इन्होंने बुद्धि को मुख्य दो रूप से, दो घटक में विभाजित किया था, जैसे तरल बुद्धि जो जन्मजात तर्क और समस्या समाधान की क्षमता होती है, ठोस बुद्धि जो अर्जित ज्ञान और हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं उन पर आधारित होती है,
तो बी विकल्प यहाँ पर उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट्स करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपने वीडियो के साथ लास्ट तक समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।